आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सेनेट इंतखाबात, किसके सर सजेगा ताज, दोस्त क्यों हो सकते हैं नाराज। बात होगी बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अराजी की। कब्जा माफिया ने कायदे-आज़म की जमीन को भी ना बख्शा। सेनेट इंतखाबात से ऐन कबल कौन बोलियां लगा रहा है, किसको रकम तकसीम की जा रही है, और फिर 16 रुपए की खुशखबरी कहां से आई, इसका जिक्र भी आज के दस्तक में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईवान के अंदर और ईवान से बाहर दोनों जगह हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन ने सर जोड़ लिए हैं। ईवान के अंदर सेनेट इंतखाबात का शोर है तो ईवान से बाहर पीडीएम हुकूमत को सरप्राइज देने का सोच रही है। हुकूमत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए कोशा है और इस मिशन को अमली शक्ल देने के लिए आज हुकूमत की जानिब से आइन में 26वीं तरमीम का बिल असेंबली में टेबल कर दिया गया है, मगर शायद ऑपोजिशन को यह मंजूर नहीं कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से हो। आज बिल की पेशी के मौके पर कौमी असेंबली हंगामा आराई देखी गई। ये पीटीआई की असेंबली नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असेंबली है। हमारे खिलाफ नैब जो है जेरे तकमील मंसूबे जो है उनकी इंक्वायरी करता है। उधर पेशावर पीआरटी जनाब जब तक मुकम्मल नहीं होगा इंक्वायरी नहीं होगी। अब हिम्मत रखे, जवाब सुने। इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर। बात की फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या हमने ये गलती की है कि हम वोटों की खरीदो फरोख्त को बंद करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो पैसा लगा के आएगा वो पैसा बनाएगा और कहलाएगा। ये इसलिए उस रास्ते को रोकने का वाहिद तरीका यही है कि फैसला कर ले कि बात सुननी है सुनानी है तो हम सुनने को तैयार हैं। ये नहीं हो सकता कि ये बात सुने और सुनाए ना, ये नहीं हो सकता। आइन में तरमीम इतनी बदनीयती के साथ होने जा रही है। आइनी तरमीम करने के लिए इनके पास तादाद नहीं और ऊपर से रवैया ये है इनका। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। हमने एक बहुत बड़ी पार्लिमानी कमेटी बनाई, उस पार्लिमानी कमेटी ने वो आईनी तरमीम करके दिखाई थी। अब सवाल यह है कि हुकूमत ओपन बैलेट की हामी क्यों है, और ऑपोजिशन जो खुद माजी में शो ऑफ हैंड्स तरीका इंतखाब की हामी रही है वो अचानक मुखालिफत क्यों करने लगी है। हुकूमत चाहती है कि सेनेट इंतखाबात में होने वाली मुमकिन खरीदो फरोख्त और बोलियों को रोका जाए, मगर सवाल तो ये भी है कि क्या हुकूमत को खौफ है कि उनके अपने अरकान धोखा दे सकते हैं? क्या हुकूमत पुरएतमाद नहीं है? हुकूमत के अपने कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमारी प्रोग्राम रहनुमा एहसन इकबाल ने दिया। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। कुछ ऐसे इमरान खान साहब अपने दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं जिनके लिए उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत तहफुजात हैं। उनके अपने अरकान असेंबली उन लोगों को वोट नहीं देना चाहते। इमरान खान साहब अपने दोस्तों को मुसल्लत कर रहे हैं। दिस पैकेज इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान। अब सवाल यह है कि एहसन इकबाल और ऑपोजिशन का ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? तो हुकूमत की जानिब से पंजाब से सेनेट के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, एजाज चौधरी, सैफुल्लाह न्याजी और अमीन असलम को मेंबर सेनेट मुंतखब कराया जाए। यानी वजीर आजम के करीबी दोस्त एक बार फिर सेनेट इंतखाबात की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इन्हीं अफराद के हवाले से मुतअद्दिद बार काबीना में मौजूद मुंतखब अफराद सवालात भी उठाते रहे हैं। अगर मुंतखब मेंबरान और पार्लियामेंटेरियंस की बजाय दोस्तों को तरजीह दी जाएगी तो मज़ाहमत का तासुर मजीद गहरा होगा, जिसका तासुर परवेज खटक ने गुज़श्ता कारकुनान से खिताब के दौरान भी दिया था। वो पश्तो के अंदर खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहे तो इमरान खान हुकूमत घर जा सकती है। परवेज खटक ने उस वक्त क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मेहनत के दिमाग कोशिश नहीं से पाकिस्तान सर मुकाबला को पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन की माइज्जत की तो असम्बली मेंबरान जैसे टोल अभी संभालो इमरान खान हुकूमत तो जब दौराने को यो रज़म चले लेके इमरान खान पमादी रसारात थी नन के इमरान खान तो वज़ीर आज़म। यानी इस वक्त जिन लोगों को सेनेट के उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जा रहा है, मुंतखब नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। इस वक्त दो सूबों में तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर मजबूत दिखाई दे रही है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जायजा ले तो इस सूबे में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और इक़्तिदार में तवालत की बुनियादी वजह परवेज खटक है, जिन्होंने तिनका जमा करके तहरीक इंसाफ के सूबे की बुनियादें मजबूत की। लेकिन सेनेट इंतखाबात से कबल ही उनका बदला रवैया यकीनन कप्तान के लिए परेशान कुन हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत महमूद खान के सपोर्ट करने की वजह पार्टी के मेंबरान मरकजी क़ियादत से खफा हैं, जबकि पंजाब के मेंबरान भी उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला ताहाल कबूल नहीं कर पाए, क्योंकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपनी ही पार्टी के लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चौधरी परवेज इलाही से मदद मांगना पड़ी है। यूं सेनेट की एक सीट मुस्लिम लीग काफ की झोली में डाली गई है। इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मेंबरान असम्बली मरकजी क़ियादत से नाराज हैं और वो इस नाराजगी का इजहार सेनेट इंतखाबात में कर सकते हैं। ईवान के अंदर तो अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती हुई दिखाई दे रही है, मगर सवाल तो ये भी है
कि ईवान से बाहर ऑपोजिशन क्या करेगी। क्या कल होने वाले पीडीएम सरबराही इजलास में कोई सरप्राइज आ सकता है? क्या पीडीएम इस बार मुतफ़िका लाहेअमल तय करने में कामयाब हो पाएगी? क्या पीडीएम की जानिब से ट्वीट लाहेअमल दिया जाएगा? इसी मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया और वो चाहते हैं कि जो खरीदो फरोख्त है सेनेट से पहले इसको रोका जा सके। तो ऑपोजिशन इज़ वेरी मच आप अगेंस्ट इट। पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया है, नून लीग भी सरापा एहतजाज है। क्या ऑपोजिशन नहीं चाहती कि सेनेट से पहले जो बोलियां लग रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, इसका रास्ता रोका जाए? यकीनन हम चाहते हैं जी कि इलेक्शन का अमल शफाफ हो, ना सिर्फ खरीदो फरोख्त का अमल रुक जाए, बल्कि इसमें किसी भी तरह की जो मदाखलती अमल है जिससे हमारा ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस जो है परागंदा हो गया, ये सारा साफ होना चाहिए। लेकिन हुकूमत को अपने हाथ साफ लेके आना चाहिए था। अगर हुकूमत का इरादा ये था तो वो सुप्रीम कोर्ट ना जाते, बल्कि पार्लियामान में आते और पार्लियामेंट्री पार्टीज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके एक कम्प्रीहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स का पैकेज लेके आते, जिसका हम बार बार इनसे तकाजा कर रहे थे। वो नहीं किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट से दाद-रसी नहीं हुई, वहां से कुछ नहीं मिला, तो अब अपना सिर्फ अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए, और अपोजिशन भी वो जिसको आपने 2.5 साल तक गालियां निकाल के, और वो आपसे तावन की अपीलें करते रहे कि हम आपके साथ हैं, और आप एनआरओ रोज गालियां। उसके बाद जब अपोजिशन आपके खिलाफ हाथ बना के खड़ी हो गई कि अब इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि अब हम इस हुकूमत को चलता करेंगे, अब आपको याद आया कि जी अब हम पार्लियामान में जा रहे हैं। अपोजिशन आपसे बात नहीं करना चाह रही। और क्या अब आप जरा गौर करें, अपोजिशन अगर इनसे मुज़ाकरात का अमल शुरू करती है तो उसका माने क्या होंगे कि हुकूमत के साथ दोबारा एक एंगेजमेंट हो गई। ये अपोजिशन करने को तैयार नहीं है, किसी सूरत नहीं करेगी। उन्होंने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली है। लेकिन कायरा साहब, फिर पार्लियामान तो प्रैक्टिकली मफलूज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स है आज के बड़े अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आईनी तरमीम से मामला हल होगा और तरमीम पार्लियामान के अंदर होनी है। बिल्कुल समझ आती है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा अगर ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट है तो इसका मतलब ऑपोजिशन फिर रास्ता नहीं रोकना चाहती, क्योंकि माजी में ऑपोजिशन चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी बात कर चुकी है, इसके ऊपर अपना एक स्टांस रखती थी। हम अपनी जगह पे कायम हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, लेकिन ये हुकूमत जो अपोजिशन के साथ अदम एतमाद कर चुकी, एतमाद की फजाएं तोड़ चुकी, आज भी वजीर आजम खड़े होकर अपोजिशन को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ तावन करो। आज भी वो पीस मील में लेजिस्लेशन लेके आते हैं और कहते हैं हमारे साथ तावन करो। कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब ऐसा नहीं, इंसानी रवैये है ना। किस तरह मुमकिन है कि आप मुझे गालियां दे रहे हो, रोज गालियां दे रहे हो, आपका स्टाफ मुझे गालियां दे रहा हो, और आप मुझे कहें मैं सब प्रोग्राम में आके बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड करूं। पार्टी को डिफेंड करना मेरी ड्यूटी है, पर मैं ये ड्यूटी अपनी मर्जी से अदा करूंगा ना। ये तो नहीं होगा कि मैं ड्यूटी तो अदा करूं पर आपसे गालियां भी खाऊं। कायरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जो गालम गलोच की सियासत, आप बड़े मोतबर और बड़े वज़ादार सियासतदान है सर। ये जो गालम गलोच का कल्चर हमारी सियासत के अंदर फरोग पा रहा है, आज भी पार्लियामान के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं सर, और जो पार्लियामेंटेरियंस है वो छुड़ाते रहे। आगा रफीउल्लाह और ये जो झगड़ा चल रहा था, शोर शराबा होता रहा, बिल फाड़ दिए जाते हैं। अगर यही होता रहेगा तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा कायरा साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्लियामान के अंदर माहौल अच्छा होना चाहिए, गुलगबाड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बरतानवी पार्लियामान के अंदर भी देखते हैं, वहां वजीर आजम खड़ा होता है उसको भी हूट कर दिया जाता है। कभी तलखियां भी हो जाती हैं, जापान जैसे मुल्कों में लड़ाइयां हो जाती हैं, हिंदुस्तान के अंदर हो जाती। ये मुनासिब नहीं है। ये कहना कि वहां होती है तो यहाँ भी हो गई। वहां सर लेजिस्लेशन के साथ लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयों के साथ लेजिस्लेशन होती है सर। मेरी गुजारिश सुनिए, आज तो यार आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू ब्लॉक दिस, वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। हम जिस गवर्नमेंट से जान छुड़ाने के लिए निकले हुए हैं, हम इसके साथ अपने सारे रास्ते खत्म कर चुके हैं। हम कह रहे हैं कि इस हुकूमत का एक दिन रहना इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, और ये हुकूमत हमें पार्लियामान में एंगेज करके फिर ये बताना चाहती है कि ये हमारे साथ आज फिर बैठने को तैयार हो गई। देखिए कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड है इसके ऊपर कि जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं डेमोक्रेसी के जवाब में अमरियत की बात नहीं कर रहा। मैं डेमोक्रेसी के जवाब में, बल्कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये तो फाशिज्म है। मैं इसके जवाब में डेमोक्रेसी एंड देन बेटर डेमोक्रेसी एंड देन फर्दर बेटर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। बट हाउ वुड यू बी एबल टू अचीव दैट सर? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है ना कि ईवान में जाना चाहिए। आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी यही कहते हैं हमें ईवान के अंदर चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही डेमोक्रेटिक वे है। तो आप बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये साथ ही साथ कहती है सर, वही नहीं है, हम कह रहे हैं वो भी है।
जो तहरीकें हैं ये भी तो डेमोक्रेटिक वे है, डेमोक्रेटिक वे है। कारे साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है 20 से 25 लोग आपसे राब्ते में है सेनेट में, तो क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो उस रास्ते को ओपन रखना चाहती है? फिर वही खरीदो फरोख्त हो रही है अगर 20 से 25 लोग आपके साथ भी? मेरा नहीं ख्याल जी, मुझे इस बात का पता नहीं है। जिस बंदे ने कही है ये उसको पता होगा, ये हमारी लीडरशिप की तरफ से नहीं आई, लिहाजा किसी इंडिविजुअल की बात को मैं, जो मेरे इल्म में ना हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा कारे साहब, आप मुझे ये बताएं ना सर कि पीडीएम का कल बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, तो पीडीएम कोई सरप्राइज देने जा रही है हुकूमत को? जी इंशाल्लाह देने जा रही है, लेकिन अभी आपके साथ वहाँ क्या बातें होगी शेयर नहीं कर सकता। एक कर सकता हूँ कि मुस्लिम लीग ने अपनी बात की है कि वो लॉन्ग मार्च की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसका हक है। हम कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद की बात करेंगे, बिल्कुल हमारा हक है, और वहाँ बैठ के इस पर डिस्कशन होगी और उसके बाद इस पर को हतमी फैसला हो जाएगा कि हमें पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन तो सारी चीजों का मौजूद है, ऑप्शन तो सारे खुले हैं, लेकिन ये पहले कौन सा किया जाएगा, क्या वक्त है किस चीज का, ये फैसला कल इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो बात सामने आ रही है जिसमें शायद खाकार अब्बासी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफों पर राजी नहीं होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो हम उनके कहने पे तो नहीं, ये बात मियां नवाज शरीफ को करनी चाहिए। हम पीडीए बनाने वाले हैं और हम इस्तीफों से मुफर नहीं है। एक मुझे आपसे भी और उनसे भी गिला है कि भाई हमने इस्तीफों से इनकार नहीं किया, सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक किया जाए, ये एक तजवीज आ गई। हमारी तजवीज तो नहीं थी, हमने कहा कि ये नहीं ब्लॉक होगा। हमारे बाकी साथियों का ख्याल था कि हम मुस्ताफी हो जाए तो ब्लॉक हो जाएगा। जब हमने अपनी सीसी की मीटिंग करके टेक्निकल और पॉलिटिकल राय सामने रखी तो सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हुई कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और अगर हिस्सा लेना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है ना कि आपके मेंबर हो। अगर आप सूबाई और कौमी असेंबली से इस्तीफे दे चुके हो तो आप हिस्सा कैसे लेंगे? तो ये सारी जमातों ने इत्तेफाक राय से हिस्सा लिया था, इसलिए कि सेनेट के इदारे को हम खत्म नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शनों की बात कर रहे हैं। सेनेट एक रेगुलर फोरम है जो खत्म नहीं हुआ करता, लिहाजा सेनेट के खात्मे की बात नहीं की जा रही। तो क्या हम उससे बायकाट करके सदा के लिए अगले 6 साल के लिए इमरान खान को ये फ्री हैंड दे दे कि वो जो चाहे करे और सारे मेंबर उनके बैठे और 6 साल हम बैठे इंतजार करते रहे? क्या ये लॉजिकल होगा? ऐसा नहीं है। तो हमने जो बात कही थी, हमने उस पर लोगों सारी साथियों को कन्विंस किया, एग्री किया। पीपल्स पार्टी या तो अकेले लेती ना इसमें हिस्सा, फिर भी बात होती, यदि पीपल्स पार्टी वो फरार हो गई। पीपल्स पार्टी सबको कायल करके इसमें लेके आई है। अब भी हम यही कह रहे हैं कि हम वहां बात करेंगे, हम उनको कन्विंस करेंगे और वो कन्विंस होंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है। अपने तौर पर तो एतमाद की तारीख नहीं ला सकती। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कारे साहब। मेरे आप कॉमनर के लिए, व्यूअर के लिए भी समझाए ना, क्योंकि ये नैरेटिव जब बाहर आता है कि पीडीएम फेल हो गई, पीडीएम फ्लॉप हो गई, पीडीएम बिखर गई, पीडीएम के अंदर डिवीजन मौजूद है, तो फिर ये नैरेटिव को क्यों फल्ले फूले दिया जाता है? क्योंकि मुझे याद है 15-20 रोज जो इब्तदाई दिनों के थे, बड़ा मोमेंटम था, पीडीएम वाज गेयर्ड अप, लेकिन उसके बाद ये मोमेंटम जैसे जैसे लूज हुआ है, जैसे जैसे टाइम बाय करती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे एक तासुर जो रायामा हमवार करने की कोशिश करते हैं आप, फिर तो उसको ठेस नहीं पहुंचती। देखिए मेरे अजीज, बात यह है कि ये किसने कहा। पहली बात तो यह है कि मोमेंटम सदा एक तरह का नहीं रहता, आपने मुख्तलिफ हालात में चीजों को देखना होता है। पहले जलसे किए गए, रैलीज की गई, उसके बाद मौसम भी खराब हो गया, और फिर ये था कि अब सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक करने का कमल आ गया, उसमें मीटिंग्स हुई, और जब वो फैसला हो गया कि उसमें हिस्सा लेना है तो फिर हमारे दोबारा जलसे हुए, और उन जलसों के बाद अगला प्रोसेस फिर शुरू है। और अब हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 31 तारीख डेडलाइन थी हुकूमत की। कौन किसने पीछे हटने का फैसला किया है? हम हर फैसले के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। काया साहब बताएं कि लॉन्ग मार्च वाला जो ऑप्शन है, वैसे वो मौसम के साथ भी मशरूत है कि सेनेट का इंतखाब गुजरे, उसके बाद मौसम कुछ बेहतर हो और उसके बाद सेनेट इंतखाब शुरू हो? पहली बात तो ये है कि लॉन्ग मार्च में जाके हमने अगर इस्तीफे देने हैं, अगर ऐसा करना है तो फिर हमारे मेंबर्स को मेंबर्स होना है ना। अगर आप पहले इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करते हैं तो इसका मतलब है आप सेनेट में हिस्सा नहीं लेंगे। सेनेट में हिस्सा लेने के लिए लॉजिकली आपके मेंबर होना जरूरी है, यही हम कह रहे हैं, और हम इससे हटके कोई बात तो नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है सर। अब यानी सीक्वेंस ये होगा, सेनेट इंतखाब होगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो इस्तीफों का एटम बम चलेगा। अजीज, उसके अलावा और रास्ता को नहीं, लॉजिकली चीजों को देखेंगे तो यही वो रास्ता जो पीपल्स पार्टी है।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, दैट आई एग्री। मैं तो सिर्फ अपने व्यूअर के लिए सिर्फ एक क्लैरिटी चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, जैसे कुछ बातें आ रही कि 15 मार्च से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और फिर 10 अप्रैल तक चलेगा और उसके बाद फिर रमजान आ जाएगा, फिर रमजान के रोजे रखेंगे, ईद का इंतजार करेंगे, ईद के बाद फिर मोमेंटम होगा। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो डिलेज आ रहे हैं बीच में, ये टाइम बाइंग जो हो रही है, ये क्यों हो रही है सर? कुछ चीजें वो हैं जो नेचुरल हैं। अगर रमजान आ गया तो रमजान में भी देखेंगे क्या करना है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करने वाला है। ये आपने पूरा नैरेटिव खोल के रख दिया कि हम तो कभी जी ये बहाने कर रहे हैं। भाई हम या तो आप हमें ये बताएं कि हमने कोई बहाना करके टाइम गेन किया। अगर हम सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट करने का कोई फैसला किया तो हमने पीडीएम ने तो नहीं किया, कुछ जमातों का ये ख्याल था जिसपे इत्तेफाक नहीं हुआ और हमारी बात मान ली गई और आज सारी जमातें उसमें शामिल है। तो क्या हम इस्तीफे दे के सेनेट का बायकॉट करके आज इस हालत में होते, क्या ये दुरुस्त होता? बिल्कुल ठीक है कायदा साहब। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो बात है, अगर इसी तरह से बगैर आईनी तरमीम के सेनेट इंतखाब हुए तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी सर? क्या बोलियां नहीं लगेंगी? क्या खरीदो फरोख्त नहीं होगी सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप तमाम बुराइयों का इलाज कानून से नहीं कर सकते। आज ये कर रहे हैं, वैसे तो हमारे जनरल इलेक्शन में भी इलेक्शन रूल्स के खिलाफ बहुत ज्यादा पैसा लगता है, फिर उसको भी ओपन कर दें, फिर आप बाकी चीजें भी ओपन, तो कितना कुछ करेंगे। हाँ, इस अमल को शफाफ बनाने के लिए पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व करने की जरूरत है, लोगों को राय अम्मा हमवार करने की जरूरत है। ये तरीका होगा मुस्तकबिल में इस अमल को रोकने का। लेकिन हम इसके हक में हैं कि ये अमल शफाफ होना चाहिए, इसमें पैसे की लेन देन बंद होनी चाहिए, सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। अब उसके लिए अगर आप अपोजिशन के साथ उस वक्त मुज़ाकरात करने चाहते हैं जब जल चुके हैं सारे शहर एतमाद के, वो अब उतर रहा है अना की फसील से, जब जल चुके हैं सारे शहर एतबार के, ये क्या बात हुई? ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जमीन पर कब्जा कैसे हो गया। बड़ा अहम मामला है, इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे ज्यादा जिस बात का क्रेडिट लिया वो था कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। हर 6 माह बाद मुल्क भर में दुकानें, घर और दीवारें गिराने की खबरें सामने आती रहीं। वज़ीर आज़म अपने ट्वीट्स और इंटरव्यूज में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करते रहे। उन्होंने अपने बहनोई के प्लॉट का कब्जा छुड़ाने के लिए आईजीज भी तब्दील किए। इस हवाले से वज़ीर आज़म का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। मैं अब सबको बताऊं कि क्यों हमने फैसला किया चेंज का, ये मैं आपको बताऊं। वहाँ मेरे बहनोई हैं, उनके ऊपर को 5 साल से उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा, पीआईए सोसाइटी थी, वहाँ कब्जा हुआ था। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि देखें अब आपकी गवर्नमेंट है, और वो कब्जा ग्रुप था, उसने कब्जा किया हुआ था। मैं वो कहूँ उनको कि मैं कहूँ अब हमारी गवर्नमेंट है, कब्जा तो छुड़वा दो। मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने टेलीफोन किया कि जी 7 वाला हमारा है, उसके भी प्लॉट पे कब्जा था, वो यूसुफ, उसको वो कब्जा ग्रुप धमकियां दे रहा है। फिर उसकी मुझे आई कि जी वो उनको धमकियां दे रहे हैं कि मार देंगे, और उसको शाम को गोली मार दी। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो दंदनाते फिर रहे हैं बाहर। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि अगर ये लाहौर के अंदर ये हो रहा है तो वह बाकी पाकिस्तान, बाकी पंजाब में, तब मैंने फैसला किया चेंज का। और जब वो आया इसने आते साथ ही पकड़ लिया ये जो नया सीसीपीओ है। अब तहरीक-ए-इंसाफ के दावे तो आए रोज सामने आए, लेकिन शहर लाहौर जहां खोकर पैलेस में ऑपरेशन किया गया, कच्ची बस्तियों से लेकर महल्लात तक की दीवारें मिसमार की गई, इसी लाहौर में एक ऐसी शख्सियत की जमीन पर कब्जा हो गया है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ लुटाया, जो शख्सियत पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल एहतराम है। तो जनाब शहर लाहौर में बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसी शहर में जो शहर कायद की एक झलक देखने को तड़प रहा होता था, वही लाहौर जिसने क़याम पाकिस्तान के लिए कायद के हाथ मजबूत किए थे, लेकिन आज उसी शहर के कब्जा माफिया ने बानिए पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा है, उनकी जमीन को भी हथिया लिया गया है। शहर लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 29 केनाल अराजी पर कब्जा कर लिया गया है। यही नहीं बल्कि कब्जा माफिया ने फातिमा जना, लियाकत अली खान की अराजी पर भी कब्जा करके प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स तामीर कर लिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान महकमा एंटी करप्शन को पर मुबारकबाद तो पेश कर रहे हैं, लेकिन यही महकमा कायद की अराजी भी छुड़ाने में नाकाम रहा है। कब्जा छुड़वाना तो दरकिनार, ताहाल काबिज़ीन की निशानदेही भी नहीं हो सकी है। यह किस्सा आज से 13 माह कबल शुरू हुआ। महकमा एंटी करप्शन ने 31 दिसंबर 2019 को अरबों रुपए मालियत की जमीन की तहकीकात का आगाज किया।
एलडीए और महकमा माल से रिकॉर्ड लिया। यही नहीं बल्कि बाबा कौम की अराजी से मुताल्लिक वसीयत भी हासिल कर ली गई। अब वो सोर्स रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान की ट्रस्ट के लिए वक्फ करदा अराजी पर कब्जा किया गया। कौमी कायदीन की अरबों रुपए मालियत की 29 केनाल अराजी गुलबर्ग के मशहूर शॉपिंग सेंटर की गिरदोनवा में वाक़ है। रिपोर्ट में कायदे आज़म की अराजी पर ताकतवर अफराद के काबिज होने की निशानदेही की गई है। कायदे आज़म ट्रस्ट की अराजी खसरा नंबर, जो खसरा नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मेंशन्ड है, 2181 है, 2129 है, 2200 है, 2180 है, 2185 और 2184 पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट के लिए वक्फ करदा अराजी पर शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे तामीर हो चुके हैं। कब्जे की निशानदेही हो गई। 1 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अराजी की निशानदेही ना होना मुतल्लिका महकमों के लिए सवालिया निशान है। ये कब्जा कैसे हुआ, जमीन की निशानदेही में क्या रुकावटें हैं, एंटी करप्शन ने फाइलें क्यों दबा ली है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा 24 न्यूज़ रिजवान नकवी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन पंजाब वकार अजीम जप्पा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले रिजवान नकवी साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि बानिए पाकिस्तान की कौन सी लैंड है, ये कब से केस चल रहा है, कितनी लैंड है और इसकी मालियत कितनी बनती है? देखें रेहान भाई, ये एंटी करप्शन ने आज खुद अपनी सोर्स रिपोर्ट पे ये कार्रवाई शुरू की थी और 1.5 साल कबल जो है ये 31 अगस्त 2019 को एग्जैक्ट ये सोर्स रिपोर्ट बनाई गई थी एंटी करप्शन लाहौर रीजन की तरफ से, जिसमें एंटी करप्शन ने अपनी सोर्स रिपोर्ट में ये दावा किया था कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान का ये रकबा था जो कि ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल किया गया था और 29 कनाल रकबा जिसकी मालियत एंटी करप्शन ने अरबों रुपये जाहिर की थी कि मौजूदा अगर उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो ये गुलबर्ग में जो मरूफ शॉपिंग मॉल है पेस, उसके गिरदोनवा में एंटी करप्शन ने पोश इलाका है जिसमें एंटी करप्शन ने लिखा था कि ये रकबा है और इस रकबे को कब्जा माफिया ने हथिया के इस पे कमर्शियल प्लाजे बना लिए हैं, इस पे बड़ी बड़ी कमर्शियल तामीरात कर ली गई हैं और एंटी करप्शन ने यह दावा किया था कि हम इस रकबे को वागुजार कराएंगे। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद जो है वो वागुजार कराना तो दरकिनार, अभी तक जो मुल्ज़िमान हैं, जो काबज़ीन हैं, उनका तयन भी नहीं एंटी करप्शन। अच्छा, मैं यहीं से आपसे स्टार्ट करूंगा। वकार अजीम साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकार साहब, सबसे पहले तो जरा मुझे ये बताइएगा कि ये एंटी करप्शन पंजाब ने कब से जो अराजी है वो वागुजारी का काम शुरू कर दिया है? क्योंकि एंटी करप्शन पंजाब तो हम ये जानते हैं वो सरकारी महकमों के अंदर करप्शन को पकड़ती है, ये अराजियां कब से वागुजार कराने लग गए आप? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अपने हाशमी साहब फॉर टेकिंग मी ऑन कॉल इन योर शो। देखिए, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंजाब का एक बहुत बड़ा तफ्तीशी इदारा है और हमारे मैंडेट में करप्शन मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशन है, करप्शन की रोकथाम ही हमारा बुनियादी मकसद है। अब ये जो सरकारी अमलाक है सरकार की, वो उसमें जब सरकार के नुमाइंदे उसमें शिरकत करते हैं, उसमें पार्टनर बनते हैं, ठीक है, तो उसमें वो प्राइमा शाहिद सबसे पहली जो है सरकारी जो जिन लोगों की मदद से, जिनकी मिली भगत से वो इस तरह का कोई गिरौदा काम होता है जिसमें सरकार की इमलाक को नुकसान पहुंचता है। नहीं, ये सरकार की लैंड है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये सरकारी जमीन है। नहीं, आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है आपका पहला, ये अभी और तरफ है। आपने कहा कि ये अपने लैंड रिट्रीवल की तरफ कब्जे शुरू कर दिया, आपका काम तो करप्शन को पकड़ना है जी, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इसकी तरफ मैं बात में आता हूँ, जो नकवी साहब ने कही है उसकी तरफ मैं बात में आता हूँ, ठीक है जी। तो ये है इस तरह करके जितनी भी आपने देखा है कि हमने को 210 अरब रुपए की जो सरकारी जो है रिकवरी की है, उसमें से 190 अरब की सिर्फ लैंड की रिट्रीवल है। अब आ जाते हैं ये जो नकवी साहब। अच्छा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें, आप ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीनें वागुजार कराना आपका काम है, आप किसी महकमे को नहीं लिखते? मुतल्लिका महकमा, फॉर एग्जांपल महकमा माल हो गया या एलडीए को लिखते हैं और फिर एलडीए जाके मौके पर ऑपरेशन करता है, वहां से वागुजार कराता है, महकमा माल उसको करता है। क्या एंटी करप्शन की डोमेन है कि मौके पर आप अपनी टीम भेजें और वो जाके वहां पर एक्शन करें? मिलकर करते हैं जी, ये ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, मुश्तरका कार्रवाई होती है। आपको पता है कब्जा जो वागुजार करवाना है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसमें जिलाई पुलिस, उसमें मुतल्लिका महकमा जिसकी, लेकिन बराह रास्त आपकी डोमेन नहीं है ये, यानी ये इंडिपेंडेंटली एंटी करप्शन नहीं करता है। नहीं, मिलके करते हैं ना जी, इंडिपेंडेंटली हमारा। अच्छा चले, अब अगले सवाल पे आते हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं सर, ये सरकारी लैंड नहीं है, ये बानिए पाकिस्तान और मादरे मिल्लत और फिर लियाकत अली खान साहब के नाम पर है। ये केस आपकी नजर में कब आया और फिर आपने इसको कैसे टेकअप किया? ये जिस तरह नकवी साहब कह रहे थे कि 2019 में अगस्त में सोर्स रिपोर्ट बनी और उसमें ये जो है वो ट्रस्ट की लैंड थी और उसको जो है फर्दर मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों ने वो बेची गई या किसी तरह सोर्स रिपोर्ट में ये कहा गया जी कि वो बहुत कीमती ज़मीन है और उसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसको उसमें जो है सरकार की या उसमें आप कह लेंगे कुछ, जब वो ट्रांसफ़र हुई है तो उसमें
महकमा माल के और LDA के अफसरान की मिली भगत शामिल थी। आप उसके ऊपर हमने जब तफ्तीश शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो आपको पता है ये पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो 1882 का आपका एक्ट है, उसका ट्रस्ट एक्ट, उसके तहत इसको देखा जाता है। तो इसमें मल्टीपल लिटिगेशन और मल्टीपल लेयर्स, इसमें लोग के कब्जे और फिर फर्दर कब्जा, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वी आर ऑन इट इंशाल्लाह। और नहीं, अच्छा, देयर वाज नो कंप्लेनेंट इन इट। आपके इन्फॉर्मर ने आपको बताया, आपने सोर्स रिपोर्ट भी तैयार कर ली, इसको परसू कोई नहीं कर रहा था, आपने कहा नहीं ये बानिए पाकिस्तान की जमीन है, इसको तो हमने वागुजार करा के छोड़ना है, यानी इसमें आपने सबसे पहले इंटेंशन आपकी ये थी। आप कह रहे हैं कि सरकारी जमीनें वागुजार कराते हैं, ये प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड को अगर आपने टेकअप कर ही लिया है, नंबर वन ये, तो ये आपको लग रहा था कि इमरान खान साहब तक भी बहुत पहुंचेगी, अरबाब इख्तियार भी सुनेंगे, महकमा एंटी करप्शन को शाबाशी भी मिलेगी, थपकी भी मिलेगी, इसलिए आपने इसको टेकअप किया था, क्योंकि प्राइमा फिशायब के अंदर ये बात भी लग रही है, बादी नजर में ये भी दिखाई देता है। आप ये किस तरह एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये प्राइवेट लैंड है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सरकारी लैंड है, मैं तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। गुजारिश आप अगर सुनेंगे ना, अगर आप मुझे लेट मी कंप्लीट, तो आई वुड पास एंड आई वुड वेरी हम्बली सबमिट कि जी इसमें जो सोर्स रिपोर्ट बनी उसमें ये कहा गया कि ये ट्रस्ट की लैंड है और LDA और महकमा माल के जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। उसको सोर्स रिपोर्ट के ऊपर काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें लिटिगेशन है, मामले को हम देख रहे हैं और अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो उसकी हकायक है वो कौम के सामने आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह खैर सलाह। अच्छा वकार साहब, अब आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट की लैंड है, ये सरकारी लैंड है, एम आई राइट? ये हमें करेक्ट भी करें ना, क्योंकि हमारे पास तो आप ही है जिससे हम रहनुमाई ले सकते हैं। ये जी क़ायद-ए-आज़म ट्रस्ट, उसमें जो राइट एक्ट है ना, क्यों रिजवान नकवी साहब, वकार अजीम साहब ठीक कह रहे हैं, ट्रस्ट की लैंड है सरकारी। ये ट्रस्ट के नाम पे रकबा था और एंटी करप्शन का जो असल काम है, एंटी करप्शन का काम ये था कि जिन मिली भगत से, हाँ वो LDA के लोग थे या महकमा माल के लोग थे या ज़िला इंतजामिया के, जिन लोगों ने मिली भगत से इस रकबे पे इंक्रोचमेंट कराई थी, कब्जा करवाया था, एंटी करप्शन का काम था कि उनको आइडेंटिफाई करता, उन पे पर्चे देता, उनको गिरफ्तार करता, ताकि महकमों के अंदर डेटरेंट्स क्रिएट होती कि सरकारी रकबा हो या प्राइवेट उस पर कब्जा नहीं करवाना है ना। जरा व्यूवर के लिए इसको मजीद आसान कर दे। तो जब साहब मुझे ये बताएं, मुझे जो एक सादा सा यहाँ पर एक पे जो मामला लग रहा है वो ये है कि एक बानिए पाकिस्तान, मतलब बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत है सर, फादर ऑफ द नेशन है, मादर मिल्लत है, या लियाकत अली खान साहब शहीद मिल्लत है। तो मुझे ये बताइए कि अगर इन लोगों की लैंड्स वागुजार नहीं हो सकती, तो फिर एक कॉमनर जो है, एक आम आदमी जो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है, उसकी से नहीं है, वो अपना केस कहां पर लेके जाएगा सर, अगर इन लोगों की जमीन वागुजार नहीं हो सकती तो? हाशमी साहब, इट इज टू अर्ली टू रीच टू कंक्लूजंस। एज आई सेड दैट इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, और ये क्योंकि सिविल के मामलात हैं जिसके अंदर ये कब्जे का जो मामला है वो एपिक्स कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में ये ज़ेर इल्तवा है। और दूसरा जो ट्रस्ट का ज्यादातर डेटा है, आप देखिए ना, इसमें महकमा माल इन्वॉल्व है, इसमें LDA इन्वॉल्व है, आप उनसे डेटा ले रहे हैं। उसके बाद जो ट्रस्ट जिनके पास वो ट्रस्टी थे, उनका जो हेड ऑफिस है वो कराची में, कुछ डेटा वहां से आ रहा है। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। वकार अजीम जब्बार साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, देखिए मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब के बहनोई के प्लॉट पर कब्जा हुआ, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी एफर्ट की, IG को भी कहा, CCPO चेंज कर दिया गया। अब ये बानिए पाकिस्तान की लैंड को वागुजार कराने के लिए कौन एफर्ट करेगा, इस केस को कौन परसू कर रहा है? आप, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वी आर ऑन इट। इसमें जो भी कानून के मुताबिक अभी तो फिलहाल ये आइडेंटिफाई करना है ना कि किसका कितना रोल है, वो 1.5 साल से आइडेंटिफाई नहीं हो सका सर। जब आप, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है और ये मल्टी लेयर्ड, ये एक सिविल का केस है, ये पुरानी प्रॉपर्टीज है और इसमें ये हमें इसमें जो 1882 का जो ट्रस्ट एक्ट है उसके मुताबिक मामला को देखना। अच्छा, आपकी मालूमात के मुताबिक ये लैंड, इसके ऊपर कौन विराजमान है इस वक्त, कौन लोग हैं? कुछ तगड़े लोग हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन कार्रवाई नहीं कर सकता? देखिए हाशमी साहब, whosoever has usurped this land, जिसने भी इसके ऊपर कब्जा किया है, पहले तो ये एस्टेब्लिश करना है, जिसने भी किया है एंटी करप्शन का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, बिला इम्तियाज और बिला तखसीस कार्रवाई हो रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ इसको टेस्ट केस बना के पूछ रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड से कोई कंसर्न नहीं सर, मैं तो सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूँ आपसे, ट्रैक रिकॉर्ड माजी का जो भी है आपकी परफॉर्मेंस, इस केस को हम देख रहे हैं गुज़श्ता 1.5 साल से अभी तक आप कितना क्लोज आ गए हैं उन कल्प्रेट्स के कि जिन पर शिकंजा गिरफ्त करने जो है कसने की जरूरत है? मैं आजमी साहब वही सबमिट कर रहा हूँ ना कि whosoever is involved, let the investigation complete, और जब हो जाती है उसके बाद जो कोई भी चाहे उसका किसी जमात के साथ ताल्लुक है, वो जितना पावरफुल है, कानून से बालातर कोई भी नहीं है और इंशाल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा
और ये कानून के मुताबिक जो है इसको हम प्रोसीड करेंगे और इसके वागदार होगी इंशाल्लाह ताला, बट लेट द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट फर्स्ट। ठीक है सर? चले जब्बार साहब, कब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी? जी वी आर ऑन इट। ये कोई वो ऑटोमेटिक स्विच तो है नहीं जिसको आपने दबाया और फिर वो चल जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि तब्दीली कोई स्विच थोड़ी है जो दबाएंगे तो तब्दीली आ जाएगी। मेरा ख्याल है एंटी करप्शन पंजाब के अंदर भी कोई ऐसा स्विच नहीं है जो दबाने से एंटी करप्शन ही चेंज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, आप ट्रैवल कर रहे हैं। रिजवान नकवी साहब कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो केस तो चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, आप क्यों खबरें लगाते हैं सर जब एंटी करप्शन काम कर रही है? तो देखें, एंटी करप्शन की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं कि लाखों किनाल रकबा जो है वागजार कराया गया, अरबों रुपए मालियत का। इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया था एंटी करप्शन को, शाबाश भी दी है। लेकिन उसके बावजूद जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो एंटी करप्शन का असल काम था, कंप्लेनेंट्स मुतासर होते हैं, वहाँ पे जो एप्लीकेशंस फाइल करके साल हा साल से चक्कर लगाते हैं। बानिए पाकिस्तान का एक टेस्ट केस था जो कि मेरिट के ऊपर एंटी करप्शन का काम था कि इसको फौरी जो है एक्सपीडाइट करके इसकी तहकीकात मुकम्मल होती और लोगों को सामने लाया जाता कि ये देखें जी, हमने टेस्ट केस सॉल्व किया है, जिन्होंने बानिए पाकिस्तान के रकबे को इनक्रोच किया था, हमने उनसे रकबा वागजार करा लिया, पर्चे दे के बंदे पकड़ लिए। लेकिन ये महज जो है वो जो बाकी महकमे हैं, जिस तरह SMBR का एक लेटर मार्केट में गर्दिश करता रहा, उन्होंने लिखा कि ये एंटी करप्शन का डोमेन नहीं है, जो कि कस्टोडियन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि रकबों का कस्टोडियन है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कहता है कि एंटी करप्शन का ये काम नहीं है रकबे वागजार कराना, ये महकमा माल करा रहा है, एंटी करप्शन सिर्फ अपने खाते में डाल रहा है। जबकि एंटी करप्शन ये कहता है कि जब तक हम नोटिस नहीं लेते, हम हरकत में नहीं आते, तो महकमा माल वालों ने तो मिली भगत से इनक्रोच कराए होते हैं रकबे, तो ये उस पर कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, ये ऐसा स्नोबॉल्ड हो गया और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि आप भी जो है ना बड़ी अदबी शख्सियत रिजवान नकवी साहब हमारे प्रोग्राम के अंदर है, तो मैं तो व्यूअर से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा सिर्फ इन्हीं अल्फाज के साथ कि राजदा हूँ तो राजदा से कहूँ, किस ज़बान से कहूँ, ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत थी कभी एक बट गई मिल्लत, कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, और कौन समझाए गम के मारों को, चांदी खा गया सितारों को। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी साहब और वकार अजीम जब्बार साहब भी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या मेंबरान असम्बली को तरक्याती फंड्स का इजरा गैर आईनी है। बड़ा अहम सवाल है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म ने अवाम को 2 यकीन दहानियां कराई और गुज़श्ता चंद दिनों में इन दोनों यकीन दहानियों की नफी भी कर दी गई है। गुज़श्ता माह PDM ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि PTI के फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके जल्द अज जल्द उसका फैसला सुनाया जाए। PDM के एहतजाज के बाद से फॉरेन फंडिंग केस मीडिया की जीनत बनना शुरू हो गया और हर हफ्ते इस पर कोई ना कोई पेशरफ्त सामने आ रही है। एहतजाज से अगले रोज वज़ीर आज़म ने वादा का दौरा किया और वहां सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ऑपोजिशन ने फॉरेन फंडिंग केस उठाया है और इसको ओपन करने की बात की है। मैं चाहता हूं कि अब सबके सामने आए कि तहरीक इंसाफ की फंडिंग किधर से आई है और बाकी जमातों की किधर से आई है। इस मौका ने मुतालबा किया कि फॉरेन फंडिंग केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए और आवाम को लाइव दिखाना चाहिए। कहता हूं इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। वज़ीर आज़म ने बात तो कर दी लेकिन अब उनको अपनी बात से हमेशा की तरह यू टर्न लेना पड़ गया है। गुज़श्ता रोज फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में तहरीक इंसाफ के वकील शाखावर ने फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई ओपन करने की मुखालिफत कर दी। इसके अलावा दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने यह दरखास्त दायर की हुई है कि तहरीक इंसाफ के तमाम रिकॉर्ड उनको फराम किया जाए जिसकी बुनियाद पर वो मजीद एतराज़ात दायर कर सके। तो इस पर भी तहरीक इंसाफ के वकील ने स्क्रूटनी कमेटी से इस्तदा की है कि जो दस्तावेजात तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हैं उनको खुफिया रखा जाए और अकबर एस बाबर को ये दस्तावेजात फराम ना की जाए। तहरीक इंसाफ के दावे एक तरफ, लेकिन याद रहे कि इससे पहले 30 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इस मुकदमे में इल्तवा हासिल किया है, जबकि 8 बार अपना वकील तब्दील किया है और अब ओपन हेयरिंग की बड़क लगाकर खुद इसकी मुखालिफत भी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने और बयान से भी इन्हराफ किया है, वो बयान भी आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि वो MNAs, MPAs, पार्लियामेंटेरियंस को फंड्स नहीं देंगे कि उनको बराह रास्त फंड देना करप्शन के मुतरादिफ होता है। वो क्या कहते थे उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNA, MPs को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। ये सिस्टम ही गलत है, ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। इस बयान के बिल्कुल बरक्स अब सेनेट इंतखाब आते ही मेंबरान असम्बली पर नवाजिशात की बरसात कर दी गई है। अरकान असम्बली को तरक्याती कामों के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देने के मामले का नोटिस ले लिया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।
जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से मज़कूरा नोटिस अखबार की खबर पर लिया गया। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। इस नोटिस को जारी करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा था कि वजीर आजम पूरे मुल्क के हैं, किसी एक ग्रुप के नहीं हैं। इमरान खान रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल किया जाएगा। बाद केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। मेंबरान असम्बली को फंड्स के मामले पर तो अदालत ने नोटिस ले लिया है, लेकिन एक और मामला भी हुकूमत के गले पड़ता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करने की बजाय मकामी हुकूमतों को गैर फाल कर दिया है। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए, डेडलाइन भी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने पर भी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ताहाल कोई तारीख फाइनल नहीं कर सका है। तमाम सूबों ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की 2 रोज़ा इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश किया है। सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मरदमशुमारी के सरकारी नताइज के ऐलान के बाद कराए जा सकेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का 2 रोज़ा इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब जमा कराती है और हुकूमत फंड्स के इजरा पर क्या मौक़िफ़ अपना सकती है, यकीनन इस हवाले से आने वाले दिन बड़े अहम होंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मजदूर वज़ीर आज़म का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं। आज मजदूरों की खुशी का ठिकाना क्यों नहीं है, वो किस तरह शुक्रिया अदा कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दरबार में। इस मामले को रखेंगे आपके सामने। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान आज आपके दर पर दस्तक इस मुल्क का मजदूर दे रहा है। यौमिया उजरत पर सरकार का काम करने वाले मजदूर आज आपके दरबार में हाजिर हैं। आज उसकी ज़ुबान पर कोई शकवा नहीं है। वो अपने मसाइब और मुश्किलात बयान करने नहीं आया, बल्कि आज वो आपका शुक्रिया अदा करने आया है। आज उसे खुशखबरी मिली है क्योंकि उसकी यौमिया उजरत में पूरे 16 रुपये का इजाफा हुआ है। उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुल्क में गुज़श्ता 2.5 साल में आटे की कीमत 2 गुना बढ़ चुकी है। उसे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। उसे तेल, बिजली, गैस के बिलों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो इन 16 रुपये में पूरी 160 ग्राम चीनी खरीद सकता है। वो चाहे तो इन 16 रुपये में से 230 ग्राम आटा खरीद ले। वो इस पर भी खुश है कि वो इन 16 रुपये में पूरे 70 ग्राम कुकिंग ऑयल भी खरीद सकता है। वो दफ्तर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल में 160 मिलीलीटर पेट्रोल भी लेकर जा सकता है। मेरे रियासत, ये डेली वेजर आपके सामने इजहार तशक्कुर के लिए बादब खड़ा है, क्योंकि महकमा ख़जाना के नोटिफिकेशन के बाद ये जब चाहे 200 ग्राम टमाटर खरीद सकता है, अगले दिन इजाफी रकम से 30 ग्राम करेले, और अगर जी चाहे तो इन 16 रुपयों से 500 ग्राम घी भी खरीद सकता है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ इस डेली वेजर के आज बारे न्यारे हो गए हैं, क्योंकि वो इन 16 रुपयों में से आधा सेब खरीद कर खा सकता है। ये डेली वेजर एक माल्टा भी उठाकर खा सकता है। मेरे रियासत, उसे ज़्यादा शय खर्ची का जी चाहे तो आधा कप दूध भी इन्हीं 16 रुपये में ख़रीद सकता है। मेरे रियासत, शुक्रिया इस डेली वेजर की जानिब से, इजहार तशक्कुर उसके ख़ानदान की तरफ से, दस बस्ता सलाम उन मज़दूरों की जानिब से कि वो महकमा ख़जाना की जानिब से बढ़ाए गए इन 16 रुपयों से पूरा एक अंडा खरीद सकता है। मेरे रियासत, यकीनन आपको गरीबों का दर्द है। शायद यही वजह है कि अब डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों को 673 रुपये यौमिया के बजाय 689 रुपये रोज़ाना मिलेंगे। उम्मीद है कि उनकी किस्मत संवर जाएगी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।